नमस्कार। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के 2 एपिसोड में हमने आपको 38 क्लास दिए हैं। पहले एपिसोड में 21 क्लास थे और दूसरे एपिसोड में उसके आगे क्लास चला। अब तक की इलेक्ट्रोहोमोपैथी की कहानी में आपने इलेक्ट्रोहोमोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले पौधों के बारे में, उनके बॉटनिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, उनकी एनाटॉमी के बारे में और कुछ हद तक शरीर क्रिया विज्ञान, एक संक्षिप्त में आपको हमने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताया। बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणियाँ भी हुई और इस तरीके से हमारे 2 एपिसोड आप सब तक पहुँचे। हमारे कुछ साथियों को जो पूर्वोत्तर राज्यों के हैं या दक्षिण भारत के हैं, उनको हमारी थोड़ी हिंदी समझने में कठिनाई हो रही है। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि हिंदी समझने में उनको कठिनाई हो रही है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, आप हमारे पूरे वीडियो को गूगल पर डाल करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारे कई साथी कर भी रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। मेरे साथ समस्या ये है कि लगभग 90 से 92% जो फ़ोन कॉल्स आते हैं वो सब हिंदी समझने वालों के आते हैं, और हिंदी में हम अपनी बात आप तक बेहतर समझा रहे हैं। चूँकि हिंदी हमारी भी मातृभाषा है, तो हम हिंदी में आपको बेहतर समझा पा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपनी मातृभाषा में हमको कर्नाटक की भाषा में, तमिल भाषा में, उड़िया भाषा में आप बेहतर समझा सकते हैं हिंदी के बजाय। उसी हिसाब से आप मेरी इस भाषा को समझ लें कि मैं हिंदी में आपसे बेहतर बातचीत करने में सक्षम हूँ। अंग्रेजी एक सामान्य भाषा ज़रूर है, कॉमन लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन अंग्रेजी को समझने वाले हमारे पूर्वोत्तर भारत में ज़रा कम लोग हैं और अंग्रेजी में हम उतना अधिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरी कमज़ोरी मान लें या अपने सामने समझने वालों की एक मजबूरी मान लें। तो ये भाषा विवाद कोई विवाद नहीं है। मुख्य रूप से आपको हमने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के मूल सिद्धांतों पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक उसी तरीके जैसे मैंने अपने एपिसोड के पहले दिन सिर्फ आपसे सामान्य बातें की थी, दूसरे एपिसोड के पहले दिन मैंने आपसे सामान्य बातें की थी। आज भी मैं आपसे तीसरे एपिसोड को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में मैं प्रवेश कर रहा हूं, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रवेश करते समय मैं आपसे कुछ सामान्य बातों पर चर्चा करूंगा। मेरे पिछले 36 वर्षों का जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है, और इलेक्ट्रोहोमोपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसने अपने आप को विज्ञान के सिद्धांतों पर खरा उतरने की एक जो मुहिम थी उसको पूरा किया है। यानी इलेक्ट्रोहोमोपैथी ऑन द बेसिस ऑफ साइंस it proved itself that it is a science, but other pathies did not do so. हम इस बात को कह सकते हैं कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में विज्ञान के माध्यम से अपने आप को किसी प्रायोगिक तौर पर सही साबित करने की क्षमता अगर है तो शायद इलेक्ट्रोहोमोपैथी में है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में अभी तक ये बात उभर कर सामने नहीं आई। शोध अपनी जगह है, रिसर्च अपनी जगह है। शोध और रिसर्च हमारे कार्यों का एक विश्लेषण है, हमारे प्रयोग का परिणाम, हमारे कृत कार्यों का एक विश्लेषण आता है। लेकिन शोध और रिसर्च, यानी शोध या रिसर्च जिसको आप कह लें, उसकी हिंदी अंग्रेजी रिसर्च है और हिंदी शोध है। तो शोध या रिसर्च इस बात को साबित नहीं करता कि यह विज्ञान है। हाँ, हम विज्ञान के तौर तरीकों पर, विज्ञान के फार्मूले पर जब बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब बात करते हैं, तो हमें यह लगता है कि हम अपनी बात को वैज्ञानिक तरीके से समझा करके उसको विज्ञान के नक्शे कदम पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले कई क्लासों में कुछ आपसी विवाद भी हुए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के माध्यम से। फिर हमारे कुछ साथियों ने मुझको मैसेज दिया कि आप अपने मुहिम पर जारी रखिए और किसी की आलोचनाओं की चिंता मत कीजिए। मैंने अपने आप को
आप सबके अनुभूति के अनुसार अपने आप को मैंने मोल्ड किया। जब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्रवेश करते हैं तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक अथाह सागर है। हमारा आज का 99.9% का जो चिकित्सक है वो एलोपैथी में कहे गए रोगों के अनुसार अपनी चिकित्सा प्रणाली को करना चाहता है। यानी रोगों के नाम वो उठाता है जो अंग्रेजी या मॉडर्न पैथी में या एलोपैथी में बताया गया है। हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में रोग का कोई नाम नहीं है। रोग सिर्फ इतना है कि एनी परसिस्टेंस चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। यानी हमारे ब्लड में या लिम्फ में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग है। तो जब अस्थायी परिवर्तन रोग है तो रोग एक है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोपैथी में रोग अनेक नहीं है। लेकिन जो आप नाम से रोगों की परिभाषा जानना चाहते हैं, हमारे बहुत से साथी लाइन पर हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सैनी जी, डॉक्टर धर्मवीर गंगवार जी, डॉक्टर राजकुमार मिश्रा जी गोरखपुर से, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो रोग एक है, अनेक नहीं है। जब रोग एक है तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में इलेक्ट्रोहोपैथी की जो छत ढाली गई, जो छत लगाई गई, वो केवल जो 2 पिलर पर लगाई गई। आमतौर से 4 पिलर पे छत लगाई जाती है, लेकिन हमने पूरे इलेक्ट्रोहोपैथी को 2 मजबूत खंभे लिम्फ और ब्लड पर एक प्लेटफॉर्म दे दिया। और ये मजबूत प्लेटफॉर्म ऐसा है, ठीक उसी तरीके जैसे कोई मोबाइल का टावर बनाया जाता है तो पहले उसकी बेस को नीचे 10 फीट 15 फीट तक हम लोहे का जाल बना करके फिर उस पर हम पिलर को के जो बेस हैं उनके नट बोल्ट को भी उसी में जाम करके फिर हम उस पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए पिलर को ऊपर पतला करते लेते चले जाते हैं। यानी नीचे हमारा बेस मजबूत होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, और ऊपर की ओर हम बढ़ते बढ़ते हमारी चौड़ाई कम होती जाती है और हमारा टावर खड़ा हो जाता है। वो हर प्रकार के आंधी तूफान भूकंप का झटका सहने के लिए पर्याप्त होता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को समझें कि इलेक्ट्रोहोपैथी की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हमने एक मजबूत प्लेटफॉर्म आपको अपने 2 एपिसोड में दे दिया है, और वो मजबूत प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने 2 पिलर बनाए हैं। एक पिलर हमारा ब्लड का है और दूसरा पिलर हमारा लिम्फ का है। ये ब्लड और लिम्फ के पिलर इतने मजबूत हैं कि इसके ऊपर हमने जो छत ढाली है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की, ये कभी गिरने वाली नहीं है। इस पर कोई भी आंधी तूफान या भूकंप का कोई झटका नहीं लगेगा। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें कि लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग की परिभाषा बताता है। अब जो नाम आप कहते हैं वो नाम इस रोग के व्युत्पन्न हो सकते हैं, यानी इनसे उत्पन्न वो नाम हो सकते हैं। उनको हम इनका उपनाम कह सकते हैं, सब नेम कह सकते हैं, सब डिजीज कह सकते हैं, लेकिन डिजीज इलेक्ट्रोहोपैथी में ही कह सकते, जहां तक मेरा मानना है। अब हमारे और साथी विद्वान इस पर अनेक टीका टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इलेक्ट्रोहोपैथी में डिजीज एक है, और डिजीज के बाद हम सब डिजीज या उनसे निकलने वाले नाम या उपनाम को हम कह करके उसके बाद उसकी औषधियों की चर्चा कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आती है। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम अगर सब कुछ दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से ले लेंगे, हम नाम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से ले लेंगे, लक्षण दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से ले लेंगे, पित्त कफ वात हम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से ले लेंगे, टेम्परामेंट डाइल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव हम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से ले लेंगे, तो हमारे पास अपना क्या है? जब हम सब उधार का ही लेकर के एक ढांचा तैयार करेंगे तो हमारा कुछ अपना भी है कि नहीं है? पहले हमको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोहोपैथी की अपनी छत, अपने पिलर और उसको ऊपर बनने वाले अपने कमरे, और कमरे के अंदर रखने जाने वाले सारे सामान हमारे अपने होने चाहिए। इसीलिए हमने औषधि के बनाने के तरीके, उसके फार्मूले बताए, औषधि के बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली बताई, क्यों प्रयोग किया जाता है इन पौधों का, हमने उसका मेडिसिनल वैल्यू बताया। और अब हम आज से प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम आपको इलेक्ट्रोहोपैथी की एक नई क्रांति बताने जा रहे हैं, जिसके आधार पर इलेक्ट्रोहोपैथी आज विश्व में जानी और पहचानी जा रही है। इलेक्ट्रोहोपैथी अगर जानी पहचानी जा रही है तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कारण। हमारी जो
एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो बेस है, डॉक्टर महेंद्र कुमार मद्धेशिया जी लाइन पर हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी जानकारी से कारवां ऐसे ही आगे चलते रहना चाहिए। मद्धेशिया जी, निश्चित रूप से मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने पिछले अनुभवों से कुछ और बेहतर आप सबको बता सकूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार महसूस होता है कि अब मेरे जाने का समय बहुत जल्द है। ऐसा आभास मुझे होता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे संकेत मुझे क्यों मिलते हैं। और इसी नाते मेरा प्रयास है कि मैं अपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ आपको बता करके जाऊं, कुछ आपको अपनी धरोहर संभाल करके दे के जाऊं, जिससे आगे आने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ जानने की ज़रूरत रहे। मुझे ये पता है कि मेरे जिंदा रहने तक लोग मेरी एंजाइम्स थ्योरी को स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे ये भी पता है कि जिंदा रहने तक लोग मेरे फार्मूले को मानने से इनकार करेंगे। ठीक उसी तरीके जैसे डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो ड्यूब्रिज, मेंडलीफ, सबके जिंदा रहने तक उनकी बातों को साइंटिफिक कमेटी ऑफ नेशनल ने कभी महत्व नहीं दिया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइंस जो बनाई गई थी यूएसए में, उसको लोगों ने, फिर वो बाद में चली गई आपकी यूनेस्को में, तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन उनके मरने के बाद जब उसी तरीके के मिलते जुलते सिद्धांत पुनः उस साइंटिफिक कमेटी के समक्ष आए, तो साइंटिफिक कमेटी वालों ने कहा कि इससे पहले इस प्रकार की बातें हमारे पास पड़ी हुई हैं और पुरानी फाइलों को तलाशा गया, तो फिर नाम नए सिद्धांत को न दे करके, नए वैज्ञानिकों को महत्व न दे करके नाम वही रहा डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ह्यूगो ड्यूब्रिजवाद, मेंडलीफ सारणी। तो इस तरीके से जो जब कोई बात किसी के दिमाग से निकल के आती है तो कुछ दिन उसकी आलोचनाएं होती हैं, कुछ उसके अनुयायी नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्ति के न रहने पर उसकी बातों को याद किया जाता है, उसके बातों पर चर्चा की जाती है और उसमें से कुछ रस निकाला जाता है। डॉक्टर राजकुमार मिश्रा जी भी लिख रहे हैं, डॉक्टर मद्धेशिया जी लिख रहे हैं कि मैं आपसे सहमत हूं। राजकुमार मिश्रा जी कह रहे हैं ये शब्द ना कहें। राजकुमार जी, सचमुच मैं बहुत भावुक हूं आज, और भावुक इसलिए हूं कि पिछले 36 वर्षों में मैंने अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जितने साथियों को नहीं जाना था, पिछले 20 अप्रैल से मैंने एक क्लास आरंभ किया है और 20 अप्रैल से करके आज मैं 6 जून पर आपसे बैठा हूं और मेरी फ़ोन बुक लगभग कम फुल मेमोरी होने जा रही है। तो ये आप लोगों का स्नेह प्यार जो मुझे अपने इस जीवन काल में मिला है, जो मुझे पिछले 50 वर्षों में नहीं मिला था, तो स्वाभाविक है कि मेरे इस योगदान को, मेरी इस भूमिका को आप सब सराहे हैं और यही मेरा इनाम है, यही मेरा प्रमाण है, यही मेरा पुरस्कार है। बार बार ये बातें आई कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूं, किसी के कहने से क्लास चला रहा हूं, तो आज तक तो आप इतने दिनों समझ गए होंगे कि अगर मैं किसी के कहने क्लास चला रहा होता तो मैं उनके कंपनियों की दवाइयों को ही बताता, क्योंकि आपने तमाम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से, कुछ लोगों ने मेरे पास एक तरीके का मेरी जासूसी भी की कि आप किस कंपनी की दवा यूज करते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, मुझे वहाँ का पता बता दिए, फ़ोन नंबर बता दिए। लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप अपने निकटवर्ती जहाँ भी आपको अच्छी औषधियाँ मिल रही हों, आप वहाँ से संपर्क कर लें। तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ और अंदर की भावनाओं को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सैनी जी लिख रहे हैं कि ईश्वर आपको दीर्घायु करे, आपका नाम ईएच जगत में सदैव सम्मान से लिया जाए, हमारी कामना है। सैनी जी, ईएच में नाम सम्मान से लिया जाना परंपरा से हटके है, क्योंकि ईएच में उन्हीं का नाम लिया जाता है जो अधिक पैसे वाले हैं, अधिक तामझाम करने वाले हैं, अपने साथ हवाई जहाज का टिकट कटा करके सूट और टाई पहन के हवाई जहाज से फोटो खींच करके क्लिप करते हैं, आलीशान दूसरों की कंप्यूटर पे फोटो डाल करके और पीछे से प्रोजेक्टर लगा के वेबिनार करते हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव तो एक सामान्य व्यक्ति हैं आपके बीच के, सिर्फ हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो अनुभव किया है, जो ज्ञात किया है, मैं उसी पर चर्चा आपसे कर रहा हूं। डॉक्टर मद्धेशिया जी लिख रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे। जी जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा। मैं अब किसी की बातों की चर्चा नहीं करता, इसलिए मैं अब किसी का नाम भी नहीं लेता हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि हमारे जो अनगिनत साथी मेरे संपर्क में आए हैं, मैं अब उन सब के लिए काम कर रहा हूं। हमने पीछे के लोगों को छोड़ दिया है। हमारे जो इस 20 अप्रैल से लेकर के आगे जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन साथियों के लिए अब रात दिन अपना एक कर रहा हूं। और ये स्वाभाविक है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपके सामने ऑनलाइन आने से पहले मुझे कुछ
मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, कुछ भूली बिसरी यादों को किताबों से कंसल्ट करना पड़ता है, कुछ किताबों में दिमाग लगाना पड़ता है। कहीं पर मुझे किसी किताब में कुछ गलत मिलता है तो उसमें अपनी दिमाग लगाता हूँ, अपने दिमाग को और अन्य तमाम दूसरे देशों के विभिन्न लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ। अध्ययन करने के बाद उसकी समरी बनाता हूँ। समरी बनाने के बाद तब मैं आपके समक्ष आता हूँ। जो मेरी आदत है कि कुछ भी कहने से बोलने से पहले मैं समरी बनाता हूँ। जैसा कि कल आपको पता होगा कि कल मेरी इस बोलचाल की भाषा और मेरी वाक्पटुता के चलते हमारे आगरा के शिक्षा विभाग ने कल मुझे ऑनलाइन गूगल मीट ऐप पर आमंत्रित किया था और मैं वहाँ पर आगरा मंडल के अनगिनत शिक्षक साथियों को अपना संबोधन दे रहा था। तो मैं कहीं भी कोई भी बात करने से पहले कुछ अपना प्रिपरेशन करता हूँ। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जाने से पहले मैं अपने उस चार्ट की एक बार चर्चा कर लूँ, जहाँ से आप लोगों ने कई बार सवाल किया था कि इस चार्ट को हमारे पास भेज दीजिए, साफ नहीं है। दरअसल वो चार्ट आज से 36 साल पहले हमने और रमाशंकर जी ने आपस में मिल करके उसे तैयार किया था। मैंने उसको बनाया था और उन्होंने उसको सहमति दी थी। इस नाते ये माना जाएगा कि मेरे अंदर जो गुण आए थे वो मेरे गुरु के द्वारा आए थे। और वो चार्ट चूंकि 36 वर्ष पुराना है और उसी तरीके से मेरे इस बुकलेट पड़ा हुआ है, तो कुछ वो धीमा पड़ गया है, कुछ धुंधला पड़ गया है। बस अब लॉकडाउन 8 जून के बाद मेरे आने जाने के मार्ग खुल जाएंगे, तो मैं उसका एक नया प्रिंट कंप्यूटर से निकलवा करके आप सबको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। मैंने उस चार्ट में आपको ये बताया था कि हमने पूरे बॉडी को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के दृष्टिकोण से, प्रैक्टिस करने के दृष्टिकोण से 3 पार्ट में बांटा था। एक हमने बांटा था सीएनएस, एक हमने बांटा था डाइजेस्टिव सिस्टम और एक बांटा था सिस्टम। बॉडी को हमने पहले 3 सिस्टम में डिवाइड किया। फिर इन 3 सिस्टम के सब ऑर्गन्स होंगे, जैसे सीएनएस से संबंधित जितने ऑर्गन हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितने ऑर्गन हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित जितने ऑर्गन हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम उन अंगों को लेते हैं जिन अंगों से हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो। जैसे हम लंग्स को भी डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं, क्योंकि लंग्स से हमको ऑक्सीजन मिलती है, हम ऑक्सीजन इनपुट करते हैं। ठीक उसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम उन अंगों को लेते हैं जिन अंगों से शरीर के अपद्रव्यों को हम बाहर निकाल देते हैं, जिसमें हमारा स्किन भी आता है, हमारे आंख के आंसू भी आते हैं, हमारे नाक से बहने वाले हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन बहता है। तो इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से आपको बहुत ब्रॉड सोचना पड़ेगा, एनाटॉमी को बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत आसान है, इसमें 38 औषधियाँ हैं और इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान सी सरल सी प्रणाली है और वनस्पत जगत पर आधारित है। लेकिन वास्तव में आप एक एलोपैथ डॉक्टर से पूछिए और उससे कहिए कि मैंने इसको ऑर्गन वाइज इसलिए दिया है। जब कोई कभी पढ़ा लिखा एलोपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेद का डॉक्टर हमसे टकराता है तो वो ये कहता है, इस बात को स्वीकार करता है कि आपकी चिकित्सा प्रणाली तो हम लोगों से भी ज़्यादा कठिन लगती। जब तक आप पूर्ण रूप से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सारे वैल्यू को और सारे पॉइंट्स को समझ नहीं जाएंगे तब तक आप दवा दे ही नहीं पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। मुझे याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था और बस्ती में आईएमए ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लोग हीमोफीलिया पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए गए थे। संयोगवश आईएमए के अध्यक्ष ने मुझे भी आमंत्रित किया। उनका उद्देश्य क्या था ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल उन्होंने मुझको सम्मान के साथ आमंत्रित किया। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के, और मैं अपने आप को वहां बहुत छोटा महसूस कर रहा था। लेकिन चूंकि बुलाया गया था इस नाते मैं गया और मुझे यह आशा नहीं थी कि मुझको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा। मुझे यह लगा कि यहाँ पर मुझे श्रोता के रूप में बुलाया गया है। लेकिन वहाँ के संचालक ने जब मेरा नाम पुकारा तो मुझे गर्व महसूस हुआ कि एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होने के नाते मुझे भी आज इन अच्छे चिकित्सकों के संगठन के मंच पर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। और मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से जब हीमोफीलिया का डिस्क्रिप्शन करना शुरू किया, महारानी एलिजाबेथ के खानदान से उसकी हिस्ट्री को ला करके और अप टू पॉइंट आज के डेट में जब मैंने उसका विश्लेषण किया जीन्स के आधार पे, जेनेटिक्स के आधार पे, हेरिडिटी कैरेक्टर्स के आधार पे,
और मैं पढ़ाता चला गया, लगभग 45-46 मिनट तक मैं पढ़ाता रहा और लोग तालियां बजाते रहे। और अंत में जब मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों पर व्याख्या किया तो वहाँ के आयोजकों को ये कहना पड़ा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी दम है, जान है, और निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी लोग बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों को बताने वाले, समझाने वाले लोग हैं। ये मेरा गर्व नहीं था, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज का गर्व था। मुझे वो दिन आज भी याद है कि जब वहाँ के अच्छे अच्छे वक्ता मेरी बातों से नतमस्तक हुए और उनको इस बात का आभास हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी कोई बहुत ही सटीक और सॉलिड चिकित्सा विज्ञान है। तो ये समय की बात है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा है कि आज मैं आपसे सामान्य बात करूंगा, कल से मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के गहराइयों पर आपको ले चलूंगा। चिकित्सा विज्ञान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक क्रांति है, ये डॉक्टर रमाशंकर जी का मानना था, उनके अनुयायियों का मानना था और मेरा भी मानना है। क्रांति इसलिए है कि हम सिर्फ 38 दवाओं में विभिन्न उपनामों से पुकारे जाने वाले रोगों की दवाएं हम करते हैं, हम रोग मुक्त करते हैं रोगी को। तो स्वाभाविक है कि हमको 38 दवाओं में से बार बार उन्हीं दवाओं का चयन विभिन्न उपनाम वाले रोगों के लिए करना पड़ता है, और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हम S1 को बुखार में भी देते हैं, S1 को खांसी में भी देते हैं, S1 को डायरिया में भी देते हैं, S1 को फीवर में भी देते हैं, S1 को हम चोट लगने में भी देते हैं, S1 को हम सर दर्द में भी देते हैं। हम उसी P1 को विभिन्न रूपों में देते हैं, F1 को कई जगहों पे देते हैं, WE को कई जगहों पे देते हैं। तो यही हमारा सेलेक्ट करने का, हमारे एक आशुतोष पांडे जी हैं जो हमको नमस्कार कर रहे हैं, संदीप कुमार शर्मा जी हैं, आप सबका अभिवादन है। अब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के उन 3 फार्मूलों पर जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने लिया था गले से ऊपर का पोर्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिया था, गले से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल रेक्टम तक के विभिन्न वे अंग जो हमको शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपक्रम से ऊर्जा ला करके देते हैं, उनको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम माना है। और शरीर के वे अंग जो विभिन्न उपक्रमों के बाद, विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्शन के बाद हमारे शरीर के अपद्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने में लगे रहते हैं, वो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन आते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत में ये माना जा सकता है कि शरीर में रोग इन 2 प्रमुख कारणों से होता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो हम रोगी हैं, अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब है तो हम रोगी हैं। और इन दोनों सिस्टम के खराब होने पे हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है, यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो शरीर में होने वाले किसी भी रोग के प्रति चिंतनशील हो जाता है, उसके प्रति गंभीर हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि हमको मस्तिष्क को भी सामान्य अवस्था में या होम्योस्टैटिसिस में बनाए रखने के लिए हमको CNS की दवा कंपलसरी देनी पड़ती है। और हमने आपको फार्मूला बताया था कि CNS को 1 मान लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 मान लीजिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम को 3 मान लीजिए। तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो 1 + 2 या 1 + 3 या कभी कभी विषम परिस्थितियों में 1 + 2 + 3 बनेगा। हमने आपको CNS के लिए एक मेडिसिन बताई थी जिस पर बाद में कई लोगों ने चर्चा किया। हमने CNS की मुख्य मेडिसिन आपको बताई थी कि S5, C5, L1, A3, F1 और VEN1। इसके साथ हमने थोड़ा सा संशोधन किया था, S1 भी बताया था। और S1 और S5 में आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर मैं S5 कब दूं और S1 कब दूं। एक्यूट मामलों में जब रोगी आपके पास पहली बार आता है तो उस दशा में आपको चयन करना है S5, C5, L1, A3, F1, VEN1। और जब रोगी लगातार आपके कांटेक्ट में 1 महीने 2 महीने बना रहता है और आपको CNS की दवा देने की जरूरत पड़ती है तो आप S5 हटा करके S1 कर दीजिए। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। और फिर इसको समझ लें कि ये सेडिमेंटेशन की या CNS की जो दवा है वो है S5, C5, L1, A3, F1, VEN1। लेकिन जब रोगी आपके कांटेक्ट में लगातार 1 महीने 2 महीना बना रहे तो फिर आप इस CNS में से S5 को हटा करके S1 कर दीजिए, आपको परिणाम और अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि S5 अपना काम कर चुकी है, उसके बाद S1 वहां पर जाकर के प्रमोट करती है उन ऑर्गन्स को जहां पे CNS के हमको देने की आवश्यकता होती है। फिर हमने आपको बताया L2 यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें आपका है L1, A3, S1।
L1 आपकी लिम्फेटिक चैनल की दवा है, A3 आपकी हार्ट की दवा है, और S1 आपकी कंप्लीट रेमेडी है पूरे बॉडी ऑर्गन्स की, जैसा कि यूनिवर्सल रेमेडी है। तो ये आपका L2 हो गया, और L2 चूंकि आपका कंपाउंड मेडिसिन है भी। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए L3 एक अलग से कंपाउंड मेडिसिन मैंने अपने दिमाग से बनाया, जिसको रमाशंकर जी ने समर्थन दिया था, और उसके बाद उसका प्रयोग भी हम लोगों ने किया था, और प्रयोग करने पे उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे सार्थक आए थे। तो L3 में हमने क्या किया कि L1 A3 और S1 के स्थान पे हमने S2 डाल दिया। S2 को डालते ही उसका नाम हमने L3 कर दिया। अब S2 जो काम S1 कर रही थी उसका जस्ट अपोजिट काम S2 करना शुरू कर देती है। S1 पाचन क्रिया को, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बना रही थी, पाचक एंजाइम्स को प्रॉपर निकाल करके विभिन्न ऑर्गन्स में, विभिन्न टिश्यू फ्लूइड में भेजने का काम S1 कर रहा था। अब उन टिश्यू फ्लूइड से जो अपद्रव्य हैं उनको निकालने का काम S2 से कराना है। तो S2 वहां पर जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जस्ट अपोजिट काम करेगा और एक्सक्रेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर देगा। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपके कोई भी ऑर्गन हो, लेकिन जब आप L3 देते हैं, जैसे रोगी आया और उसने कहा कि सर मैं भूख मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा पेट साफ नहीं होता है, कब्जियत बनी रहती है, खाना वो खाता भी। एक हमारी बीवर लिसनर्स हैं वहाँ गुड़गांव की, उन्होंने एक अजीब सी कहानी बताई कि उनके पड़ोस में एक लेडीज है जो लगातार 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक वो लैट्रिन नहीं जाती, स्टूल पास नहीं होता है। जब उसको बहुत प्रेशर बनता है तो कभी उसको एनीमा लेना पड़ता है, कभी उसको लेजिस्लेटिव दवाइयाँ एलोपैथ की लेनी पड़ती हैं, एलोपैथिक की दवाओं की ज़रूरत उसको पड़ती है। डॉक्टर शरद रावत भी इस समय लाइन पर हैं, आपका स्वागत है। तो और खाना वो प्रॉपर खाती है। उससे उसके बारे में दवा पूछी, मैंने उनसे उनको दवा बताई। चूँकि दिक्कत यह है कि अभी वो नई डॉक्टर हैं, वो गुड़गांव में वो अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टरों को वो जान नहीं पाई हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं गुड़गांव में किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर अगर जिनके पास औषधियाँ हों, वो कृपया मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क कर लें, तो मैं कम से कम उस लेडी डॉक्टर को आपका पता बता सकूं जहां से वो आपसे औषधियां प्राप्त कर लें। तो अब ऐसी कंडीशन में जहां पर कि भूख अच्छी लग रही है और कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ये काम करेंगे कि वहां पर हम L3 का आंख मूंद के चयन करेंगे और CNS की वो मेडिसिन उठा देंगे, और रोगी आपका 1 सप्ताह में बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, साधारण केसों में, एक्यूट केसों में। अब चूंकि ये 8 दिन 10 दिन से इनको लैट्रिन नहीं होती है, तो ये आपका क्रॉनिक डिजीज हो गया। और क्रॉनिक रोग में हम S2 के साथ फिर अन्य सहायक औषधियों को भी मिलाना शुरू करेंगे, जिसमें एस्टेन भी हो सकता है, फिर हमको एस्लास भी देना पड़ जाएगा गर्म पानी में रात में गुनगुना करने पे, और ये लगातार ट्रीटमेंट चलेगा। वो एक फार्मूला, अभी यहाँ पर किसी फार्मूले की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बात आपसे कर रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद रजा जी लाइन पर हैं, आपका भी स्वागत है। तो L3 जब आप देते हैं तो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं, और वहां से जो अपद्रव्य होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के एंजाइम्स की कमी हो जाती है वो L3 को देते ही प्रतिपूर्त हो जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस एंजाइम्स की कमी हो जाती है उसको हम L2 देते ही प्रतिपूर्त कर लेते हैं। हमारे SD में या CNS में जिन औषधियों की आवश्यकता होती है एंजाइम्स के रूप में, हम उनको देते हैं, तुरंत उसकी प्रतिपूर्ति होती है और फिजियोलॉजिकल एक्शन में वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारा काम पूरा हो जाता है। यहां तक की बातें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम आज आपसे किए। हम आपको कल से, वैसे मैं अभी एक बार कोशिश करूंगा कि रात में 9 बजे मैं आपसे 9 और 10 के बीच में एक बार पुनः आपसे, मैं आज किसी एक रोग पर, बुखार पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि कई फोन्स आ रहे हैं और सीजनल, इसमें मौसम भी बदलने वाला है, बरसात और गर्मी के बीच का है। तो ऐसी दशा में मैं आपसे शाम को कोशिश करूंगा कि विभिन्न प्रकार के शरीर में बढ़ने वाले तापक्रम और उनके स्थिर रहने या इंटरवल से आने वाले टेम्परेचर के घटने और बढ़ने क्रम में मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। चूंकि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को मैं बुखार से ही आरंभ ही करना चाहता हूं, चूंकि आप सब ने कहा है कि आप नाम से ही बताएं, इस नाते मैं अंग्रेजी नामों को, या ये कह दूं कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो नाम प्रचलित है, मैं उन्हीं प्रचलित नामों के आधार पर आपको औषधियों को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं ये भी प्रयास करूंगा कि मैं जो दवा दे रहा हूं या जो फार्मूला मैं बता रहा हूं वो मैंने किस आधार पर बताया है।
तो मैं समझता हूं कि आज का ये प्रस्तावना और संक्षिप्त परिचय आप सबके लिए निश्चित रूप से हमारे थर्ड एपिसोड के लिए एक पहला सार्थक कदम होगा। इस सार्थक कदम के साथ ही मैं आप सबसे अब विदा चाहूँगा और रात में आपसे मिलते हुए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के पहले चैप्टर को आरंभ करूंगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, बस्ती, उत्तर प्रदेश से आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।